Hello everyone, welcome to the platform of Career with Raj Ratan. I am Abhishek Sharma and I will be teaching you maths. तो हमने लास्ट करा था थर्ड चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ठीक है, आज स्टार्ट कर रहे हैं. फोर्थ चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन क्या होती है और टू वेरिएबल्स कैसे पढ़ेंगे. ठीक है, इससे पहले हमने पॉलिनोमियल्स में पढ़ी थी कि लीनियर का मतलब क्या है. लीनियर का मतलब क्या है कि जिसमें कितनी हो डिग्री, कितनी हो उसकी 1 हो. वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए 1. यही पढ़ा था. वेरिएबल्स के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वेरिएबल उसमें पूछा था ना क्वेश्चन में कि कितने वन वेरिएबल हमें बताना है. वन वेरिएबल का मतलब क्या है, एक वेरिएबल ले लिए, चाहे एक्स ले लो चाहे वाई ले लो. जैसे अब मैं इक्वेशन लिखूं ये x+4 = 0. अब ये जो मैंने लिखी है इसको बोलते हैं हम इक्वेशन. इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन. ठीक है, जिसमें हमने इक्वल टू लगा दिया और उसके बाद हम कोई वैल्यू ले रहे हैं और इधर वेरिएबल्स भी है, तो ये क्या होगी, एक इक्वेशन होगी ये. ठीक है, अब लीनियर का मतलब क्या है कि वेरिएबल की डिग्री कितनी होनी चाहिए 1. मतलब जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ x, तो x की पावर कितनी होनी चाहिए यहाँ पे, मैक्सिमम 1 होनी चाहिए. मैक्सिमम क्या 1 ही होनी चाहिए. ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन, अब वन वेरिएबल का मतलब है कि अब मैंने ये लिख दी x+4, इसमें एक ही वेरिएबल है x सिर्फ. लीनियर होना चाहिए, इक्वेशन ये बन गई. अब ये कह रहे हैं टू वेरिएबल्स में. टू का क्या मतलब है, हम कोई भी दो वेरिएबल उठा सकते हैं. दो वेरिएबल मतलब जैसे मैंने ले लिया x+y = 4. x+y = 4. अब इसमें देखो तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी. सबसे पहले तो ये लीनियर है, दोनों की पावर कितनी है, दोनों की पावर यहाँ पर 1 है. अगर डिग्री 1 हो गई तो ये लीनियर हो गई. अब यहाँ पर इक्वल टू आ गया बीच में और उसके बाद भी कुछ लिखवाया, इक्वेशन भी हो गई. ठीक है, अब ये कह रहे हैं इन टू वेरिएबल्स. अब इसमें एक x हो गया वेरिएबल, एक y हो गया, तो ये क्या हो गया, हमारे दो वेरिएबल्स भी हो गए. ठीक है, अब बाकी वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें हम पॉलिनोमियल में कर चुके हैं, तो हम दोबारा ये सब बताऊंगा नहीं कि वेरिएबल क्या होते हैं और कांस्टेंट क्या होते हैं. वेरिएबल सबको पता क्या होते हैं कि वो क्या करते हैं, वेरिएबल हमारे वेरी करते हैं. वेरी मतलब वो चेंज होते रहेंगे. जैसे यहाँ पर x की वैल्यू -4 हो गई, अगर और कुछ निकालूंगा यहाँ पर x+10 = 0 कर दूँ तो x की वैल्यू यहाँ पर -10 होगी. ये क्या है, ये वेरी कर रहे हैं, ये चेंज हो रहे हैं. ठीक है, कांस्टेंट क्या होता है, अगर कांस्टेंट हमने 10 लिख दिया तो ये 10 ही रहेगा. तो कांस्टेंट क्या हमारा, वो चेंज नहीं होता. ठीक है, और इसमें एक दो चीज़ें और है कि कोफिशिएंट का, वो वेरिएबल का कोफिशिएंट इस तरह से जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में चिपका हुआ होगा वो होता है उसका कोफिशिएंट. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन पता चल गया क्या होता है. लीनियर मतलब एक, उसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए. टू वेरिएबल का क्या मतलब है, जैसे हमने यहाँ पर x और y ले लिया और डिग्री क्या होगी इनकी, हमेशा 1 होगी. तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है उसमें कि ये लीनियर इक्वेशन है भी या नहीं. उसके बाद हम आगे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को की डेफिनेशन, मतलब हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये समझ में आ गया होगा सबको कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होता क्या है. ठीक है, तो हम एक बार इसकी वो डेफिनेशन कर लेते हैं जिसके ऊपर ये एक्सरसाइज है एक तरह से. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे. लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ठीक है, तो इसमें इंग्लिश की डेफिनेशन लिखने की नीड है भी नहीं, तो हम क्या लिखते हैं, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं. ax+by+c = 0. ये होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म. ये क्या होती है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म. ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये, जिसमें a और b क्या है हमारे, a b c आर रियल नंबर्स. a b c क्या है हमारे, रियल नंबर्स हैं. और a और b वो जीरो नहीं हो सकते.
ए और बी हमारे जीरो नहीं हो सकते अगर हम उसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो। क्यों नहीं हो सकते? अगर मैं ए और बी को जीरो ले लूँ तो जीरो मल्टीप्लाई एक्स, जीरो मल्टीप्लाई वाई, या तो एक्स जीरो हो जाएगा या वाई जीरो हो जाएगा। अगर चल यहाँ पर मैं वन भी ले लूँ, इक्वल टू में कुछ भी लिख दूँ 4 5, तो अब ये इक्वेशन क्या बन गई? y इक्वल टू 4, क्योंकि ये तो जीरो हो गया। तो ये लीनियर इक्वेशन कितनी होगी? वन वेरिएबल हो गई है। लेकिन हमें किस में बतानी है? टू वेरिएबल में। इसीलिए हम क्या करते हैं, ए और बी को जीरो नहीं ले सकते। ठीक है, क्लियर है? ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। और ए बी सी क्या है? हमारे रियल नंबर्स हैं, और ए और बी हमारा जीरो नहीं होगा अगर हम उसको लीनियर इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो। ठीक है, अब इसमें यही क्वेश्चन पूछेंगे कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, एक दो एग्जांपल कर लेते हैं इसके। क्वेश्चन है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। जैसे एक एग्जांपल दे दिया इन्होंने, एक से ये हो जाएगा सब कुछ। एक एग्जांपल बता देता हूँ, फिर एक्सरसाइज कर लेंगे तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 4.37, 2x प्लस थ्री वाई इक्वल टू 4.37। क्लियर है? ये हमारी इक्वेशन अब लिखी हुई है। ठीक है, और दो वेरिएबल्स भी हैं, सब कुछ है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो ये है। लेकिन अब इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो इस फॉर्म में कैसे करते हैं? सबसे पहले ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब इक्वल टू के इधर जीरो रखना है। तो सारी वैल्यूज एक तरफ लेंगे, सबसे पहले एक्स वाली, फिर वाई वाली, फिर कांस्टेंट टर्म। यहाँ माइनस आएगा क्योंकि उधर ये प्लस में थी, तो इसको इधर लेकर आए, और इक्वल टू में क्या है हमारा? जीरो। अब ये इस तरह से रिप्रेजेंट हो गई। इसमें कन्फ्यूजन मत रखना कि रिप्रेजेंट भी नहीं हो पा रही है इसकी तरह, बस हमको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो की फॉर्म में ये लिखना है। अब ये इक्वल टू में ये वैल्यू दे रखी थी, हमने क्या करा? सी की वैल्यू भी इधर लेकर आए, एक्स वाई सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, इसी तरह से हमें ये लिखनी है। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारी इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई लीनियर इक्वेशन की। अब इस यहाँ से हमें वैल्यूज पता करनी है, किसकी? ए बी और सी की। तो ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? ए की वैल्यू होगी 2, क्योंकि जो एक्स का कॉफिशियंट है वो क्या होता है हमारा? ए, और जो वाई का कॉफिशियंट है वो होता है हमारा बी, तो बी की वैल्यू 3 हो गई। और सी होता है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर क्या है? -4.37। इस तरह के हमारे पास क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। ठीक है, कि उस वैल्यू भी इंडिकेट करनी है, और सबसे पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हो गया, और एक दो वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकती हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम का भी ध्यान रखना है। एक्सरसाइज में तो एक ही वर्ड प्रॉब्लम है, और ज़्यादातर पेपर में भी उसे ही पूछ लेते हैं। ठीक है वो एक्सरसाइज में ही कर लेंगे उस वर्ड प्रॉब्लम को, और तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। चलो, चलो डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ इतना ही है कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, और इस तरह से इसे रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 4.1 बहुत ही आसान चैप्टर है ये भी। थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर पेपर में तो 100% आते ही है, लेकिन है बहुत आसान। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हमारा वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम हमें करनी आनी चाहिए, बहुत ही आसान आएंगी ये भी। अभी लेवल सबसे छोटा ही रहेगा वर्ड प्रॉब्लम का, ज़्यादा तगड़ा नहीं देंगे ये। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो दुगनी है किससे? पेन की कॉस्ट से। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। लीनियर इक्वेशन हम टू वेरिएबल में किस तरह से लिखेंगे? ये है उसे के लिखने का तरीका। ठीक है, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो ये ऐसे ही लिखी जाएगी ना,
कि एक्स और वाई, उसमें दो वैल्यूज हमारी होनी चाहिए, दो वेरिएबल होंगे एक्स और वाई। तो अब ये कह रहे हैं द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, तो हमने क्या करा, नोटबुक की कॉस्ट को एक्स ले लिया। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी एक्स, एक्स रुपीज़ ले लिया उसे क्योंकि रुपए में दे रखा है। और क्या है दूसरा, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो कॉस्ट, पेन की कॉस्ट क्या ले ली, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज वाई रुपी। ठीक है, ये चीज़ आसान है कर ली, लेकिन ये अब समझना, थोड़ा सा इस पे ध्यान देना है कि ये बोल क्या रहा है। इसने क्या बोला है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो कितनी है हमारी, ट्वाइस है किसकी, कॉस्ट ऑफ अ पेन की। ठीक है, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या, ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ अ पेन। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं दो पेन खरीद रहा हूं, अगर एक पेन 5 रुपए का है, ध्यान से सुनो, एक पेन 5 रुपए का है, दो पेन कितने के होंगे, 10 रुपए के। ठीक है, दो पेन 10 रुपए के। और ये कह क्या रहा है कि जो नोटबुक की कॉस्ट है वो क्या है, दुगनी है कॉस्ट ऑफ अ पेन के। तो अगर मैं दो पेन खरीदूंगा तब जाकर हमारा क्या बनेगा, एक नोटबुक आएगी। अगर मैं दो पेन खरीदता हूं तब जाकर हमारी एक नोटबुक आएगी। इसके कहने का मतलब ये है कि जो नोटबुक की कॉस्ट कॉस्ट है नोटबुक की, वो क्या है, वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ अ पेन की। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर मैं दो पेन खरीदूं तब जाके एक नोटबुक आएगी। तो हम इसको लिखेंगे भी इसी तरह से। ठीक है, तो नोटबुक की कॉस्ट तो यही रहेगी। अब इसको लीनियर इक्वेशन में लिखते हैं, कॉस्ट है नोटबुक की एक्स। ठीक है, अब इसकी क्या होगी, कॉस्ट ऑफ अ पेन भी वाई। अब वाई जो है वो दुगना है, आई समझ में, पेन की जो कॉस्ट है जब वो दुगनी होगी तब जाकर एक नोटबुक आएगी। ठीक है, दो पेन होंगी तब जाकर एक नोटबुक आएगी। तो ये क्या होगी, एक्स इक्वल टू 2y। अब इसको लीनियर इक्वेशन की तरह किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कि y को इधर ले आएंगे, मतलब x माइनस 2y। अब c जीरो हो सकता है हमारा, प्लस सी में जीरो लिख सकते हैं इक्वल टू जीरो। तो हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं x माइनस 2y इक्वल टू जीरो। इसमें ये थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी कि नोटबुक की कॉस्ट दुगनी होनी थी, तो यहाँ 2x क्यों नहीं लिखा। तो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पेन की जो है, पेन जो है वो दो ले रहे हैं हम, कि दो पेन लेंगे तब जाकर एक नोटबुक आएगी, ये लिखा हुआ है उसमें। ठीक है, तो ये हमारी वर्ड प्रॉब्लम हो गई। इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और करा दूंगा मैं वर्ड प्रॉब्लम के कहीं और से। ठीक है, वो हो जाएंगे, बहुत आसान है, एक दो क्वेश्चन और हो जाएंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा, ये आ गया होगा अब समझ में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन के पार्ट्स हैं हमारे 7 8। फर्स्ट, अब इसमें क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन ईच केस। इन्होंने अब इसमें ये नहीं बोला कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मत बोलो मत बोलो वो तो एक ही बात है, लेकिन इन्होंने क्या है, एक्सप्रेस करना है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो को, और ए बी सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, जो हमने एग्जाम्पल करा था अभी सब थोड़ी देर पहले, उसकी तरह ही करना है। तो मैं यहाँ पर फॉर्म लिखे देता हूँ एक बार, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में लाने हैं सारे, और ए बी सी की वैल्यू इंडिकेट करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 और 5 के ऊपर बार है। इसे तो घबराओगे नहीं बाहर देख के कि ये क्या लगा दिया, खूब अच्छे से समझ के आए फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लिखो। पहले यहाँ पर लिखेंगे कि फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। उसके बाद
उसके नीचे इस तरह से लिखेंगे 2x प्लस 3y। अब c की वैल्यू इक्वल टू के इधर लाएंगे, वो क्या हो जाएगी -9.35 इक्वल टू 0। अब ये पूरी एक इसी की स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू पता करनी है। ए की वैल्यू x के सामने वाली 2, बी की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3, सी की वैल्यू क्या हो गई -9.35 के ऊपर बार। आसान है काफ़ी। बस ए बी सी की वैल्यू बतानी है, एक्स का कोफिशिएंट ए, वाई का कोफिशिएंट बी, और सी तो हमारी कांस्टेंट टर्म है ही, ठीक है। हो गया ये वाला। सेकंड पार्ट है इसका, x माइनस वाई अपॉन 5 -10। अब ये मत कहना ये टू वेरिएबल नहीं है, ऊपर x और y ऊपर हैं, y नीचे हो तो नहीं हो पाता। माइनस नीचे 5 है, -10 इक्वल टू 0। कितना सीधा लिख दिया मैंने 10। चलो, x माइनस वाई अपॉन 5 -10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये लिखना नहीं भूलना। अगर कुछ बाद में गड़बड़ भी करके आते हो तो इसके मार्क्स तो मिल ही जाएंगे, ठीक है। वैसे तो इसमें क्या ही गड़बड़ होगी। अब इस फॉर्म को लिख लेते हैं एक बार। ये क्या है 1 इंटू एक्स, जब x का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 तो है ही उसके आगे, माइनस y का कोफिशिएंट क्या हो गया 1/5 -1/5, और ये -10 इक्वल टू 0। सबसे पहले इस फॉर्म में लाना ज़रूरी है, अगर डायरेक्ट करने की सोचोगे तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू पता करो। ए की वैल्यू x का कोफिशिएंट 1, बी की वैल्यू y का कोफिशिएंट क्या -1/5, ठीक है। कभी यहाँ y/5 लिखा हो, कोफिशिएंट देखना, या फिर 5 लिख दो कि b की वैल्यू 5 होगी। ये भी देखना है कि 1/5 है क्या है, और c की वैल्यू क्या होगी -10। आ गया समझ में। हर तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे इसमें, ए बी सी की किस तरह से वैल्यू निकालनी है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। -2x प्लस 3y इक्वल टू 6। थर्ड पार्ट है इसका, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। पहला काम, चलो क्लियर। दूसरा काम ये करना है, c की वैल्यू भी इधर लाएंगे, इक्वल टू में 0 होना चाहिए हमें, तो बस ये देखना है, क्लियर। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकाल दो। ए का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट -2, वाई का कोफिशिएंट +3, सी का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट क्या कह रहा हूँ, सी तो कांस्टेंट है, वो क्या है -6, क्लियर। फोर्थ पार्ट है इसका, ये मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ खास ऐसा है भी नहीं कि इसे समझाता रहूँ बार 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 बार। फोर्थ है x इक्वल टू 3y। अब ये वाले क्वेश्चनों में दिक्कत कर देते हो तुम, x इक्वल टू 3y। सबसे पहले ये फॉर्म याद रखनी है, मेन काम जो करना है वो पहले क्या करना है, मंदिर में जाने से पहले चप्पल उतारनी है। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब आ जाओ, x इक्वल टू के इधर लाओ इसे -3y, कांस्टेंट वैल्यू कुछ दे नहीं रखी, 0, इक्वल टू में भी 0, ठीक है। सब काम हो गए। अब ए बी सी की वैल्यू बता दो। x का कुछ कोफिशिएंट नहीं मतलब 1 तो है, a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू क्या हो गई -3, c की वैल्यू क्या हो गई 0। क्लियर है। अगर ये वाली भी आसानी से कर दोगे फिर तो कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, क्लियर है ना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट तक हो गए। फिफ्थ पार्ट है इसका, 2x इक्वल टू माइनस का 5y। ये भी आसान है, उधर माइनस का इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। पहला काम तो ये है ही है, क्लियर। दूसरा काम ये, उधर माइनस में इधर आकर प्लस हो जाएगी, कांस्टेंट कुछ है नहीं तो 0 लिखेंगे। तो a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई +5 है इस बार,
और सी की वैल्यू तो भाई साहब 0 ही है, हटी नहीं रही। ठीक है, हो गया। थर्ड फोर्थ फिफ्थ पार्ट तक हो गए हमारे। सिक्स पार्ट क्या है, चलो यहीं पे कर देता हूँ। ओवर, हाँ भग रहा है। ठीक है, सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट है 2x 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, दिख तो रहा ही होगा। अब फॉर्म तो हमारी यही होगी हमेशा। अब इस फॉर्म में कैसे लाएं, सब x वाली तो लिख दी, y वाली कुछ है ही नहीं, तो y वाली को क्या लिखेंगे, b इंटू 0। अरे वाह, y 0 लिख दिया, 0 इंटू वाई प्लस में c, तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू 2। ठीक है, ये याद रखना जिसकी नहीं गिवन वो 0 ही होगी। अब जैसे यहाँ पे y नहीं गिवन तो y का कोफिशिएंट b है, तो b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0। ए बी सी की तो वैल्यू हम इंडिकेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हो गया सिक्स पार्ट। दो पार्ट और बचे हैं, फिर एक्सरसाइज ही ख़त्म है। इसी में कर दूँ, सेवंथ दिख रहा है, y माइनस टू इक्वल टू 0। वाई माइनस टू इक्वल टू 0। सारे पार्ट्स ऐसे दे दिए हैं कि किसी में x की वैल्यू नहीं दी, किसी में y की नहीं दी, किसी में c की नहीं दी, किसी में उल्टे सीधे दे दिए। ठीक है, तो सारे निकालने आ जाएंगे, फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। y माइनस टू इक्वल टू 0, ये तो हम भूल ही नहीं सकते। ठीक है जी। अब इस फॉर्म में कैसे लिखे, पहले x की लिखी जाएगी, x कुछ दे नहीं रखा, तो 0.x प्लस 1.y, y के कोफिशिएंट में 1 है। फिर c की वैल्यू क्या लिखी जाएगी, माइनस टू इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू माइनस 2। हो गया ख़त्म। लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन भी लास्ट ही है ये एक्सरसाइज ख़त्म। फिर एक एक्सरसाइज और है इसमें, वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है, 5 इक्वल टू 2x। अब यहाँ सबसे पहले तो हम x वाली टर्म लिखते हैं, तो हम क्या करेंगे, 5 को उधर ले जा रहे हैं एक तरह से, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। पहले ये लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब फॉर्म तो वही होगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो x वाली लिख दी 2x, बी वाई, वाई दे नहीं रखा तो 0y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई 0, c की वैल्यू आ गई -5। ठीक है, मैं ये सारे क्वेश्चन इसलिए करा देता हूँ कि एक बार तुम्हें पता तो चले कि कैसे कैसे हो रहे हैं ये। ठीक है, एक बार देख के भी कर लोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खुद जरूर ट्राई करना। हो गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ हो गए सारे। ठीक है, ये एक्सरसाइज इतनी थी, बहुत छोटी एक्सरसाइज है। इसके बाद भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं, सॉल्यूशंस बताने लीनियर इक्वेशन के, कि हम ग्राफ पे जो हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं उस तरह के भी क्वेश्चंस हैं कुछ, इक्वेशन से कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो वो अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं करियर विद राजकतन के साथ। बाय बाय।